एनसीएफ का आपके लिए करवाने बैठेगा ना, तो समझ लो 1 घंटा नहीं, 1 घंटा तो शॉर्ट में है, इससे ज्यादा आपके लिए एनसीएफ यहाँ पर कंप्लीट करवाना मुझे पड़ जाएगा। उसको मैं कर चुका हूँ, यूट्यूब पर सर्च मारिए, देखिए एनसीएफ 2005 बाई सचिन सर, सचिन एकेडमी। मैंने कहा यूट्यूब पर सर्च मारते रहा करो, जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट की तैयारी करो, बस साथ में मेरा नाम सचिन सर या सचिन एकेडमी आप लोग लिख दिया करिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित आपका उपागम है। बताओ, मैथमेटिक्स की टीचिंग से कौन आपका कनेक्ट करने वाला अप्रोच या उपागम है। 1 नंबर का क्वेश्चन कोई ना कोई आपके मैथमेटिक्स की आपकी जो मेथड होते हैं, विधियां होती है, उनके बारे में देखने को मिल सकता है। अब देखिए, जितनी भी आपकी विधियां होती है, जो आपके टीचिंग की मेथड्स होते हैं, वो सभी मैंने आपको सीडीपी की महामैराथन क्लास के अंदर आपको करा चुका हूँ। आप लोग उसको जाके देख लेना, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, 2 पार्ट मैंने इस बार वाले लेटेस्ट जो मैराथन क्लास दी है वो आपके लिए बनवा रखे हैं। आप उसको जाके जरूर देखना और बाकी सभी मैराथन क्लास देखना। जैसे मैथ्स वाले सर ने आपको न्यूमेरिकल की मैराथन क्लास कराई हुई है, ये मैराथन क्लास जरूर देख लेना। और डिटेल में मैथ्स पैडागोजी देखने तो पुरानी वाली मैथ्स पैडागोजी देख सकते हो। तो देखिए, ये सभी मेथड मैं आपको करा चुका हूँ। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, आगमन विधि, निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाता है और उदाहरण के बाद फिर बच्चों को नियम यहाँ पर बता दिए जाते हैं। और निगमन विधि में क्या होता है, पहले बच्चों को नियम बताए जाते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोग जो मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तो जो आप यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, वो मैथमेटिक्स की जो आपकी प्रकृति रहती है वो आपकी डिडक्टिव होती है। इसका नेचर कैसा होता है, डिडक्टिव रहता है। डिडक्टिव कैसे रहता है भाई, जब तक आपको कोई न्यूमेरिकल आप लोग सोल्व कर रहे हो, उसका मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं पता, उसके नियम नहीं पता, तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको फॉर्मूले पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, जो आप लोग मान लीजिए शेप्स यानी आकृतियों के बारे में पढ़ते हो, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को आगे सोल्व कर पाते हो। तो जो आपकी मैथमेटिक्स का एक नेचर भी होता है, वो कैसा होता है, आपका डिडक्टिव नेचर का होता है, यानी कि आपका निगमनात्मक नेचर का आपको देखने को मिल जाता है। लॉजिकल तो होता ही होता है आपका, बट डिडक्टिव नेचर का भी आपका देखने को मिलता है। तो ये आपका मेथड है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। तो ये आपका इसने पूछा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है, तो ये तो है भाई। बच्चों के लिए हम लोग इस मेथड को यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, दोनों ही मेथड को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं जो स्टूडेंट यहाँ पर होता है। दूसरा, समस्या समाधान विधि, बिल्कुल ठीक, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड आपका, ठीक है, जिसमें बच्चा अपने आप किसी समस्या का समाधान खुद से यहाँ पर कर रहा होता है, तो ये मेथड आपका है। ठीक है, इसके मैंने स्टेप भी आपको बता रखे हैं, कौन कौन इसमें प्रॉब्लम डालता है, कौन इसमें हेल्प करता है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। विश्लेषण और संश्लेषण, बिल्कुल ठीक बात है। विश्लेषण यानी एनालिसिस, जब समस्या को आप लोग यहाँ पर टुकड़ों में तोड़ लेते हो, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ लेते हो। जैसे आपने मैथ्स को 2 टुकड़ों में तोड़ा हुआ है, एक तो कंटेंट और एक आपको पेडागोजी दिया हुआ है। सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण, जब आप इनको लास्ट में जोड़ लेते हो, जब संपूर्णता से एक साथ देखते हो, जब पेपर नजदीक आता है, पेपर देने जाते हो, 7 तारीख को पेपर देने जाओगे, तो दोनों को मिक्स कर लोगे, वहां ये नहीं करोगे, नहीं अलग अलग पढ़ूंगा। लेकिन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल एंड अभ्यास आपकी रोट लर्निंग को बढ़ाता है, आपके रटने के अभ्यास को बढ़ाता है। किसको, रटने के अभ्यास को बढ़ाता है। तो ये आपका नहीं है। क्वेश्चन इसने नेगेटिव पूछा था, तो नेगेटिव का भाई यही आंसर आपका नेगेटिव का भाई आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैथमेटिक्स के अंदर इनके ऊपर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है और सेम एज इट इज क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्या कहता है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो गणितीय खेल होते हैं, यानी कि जो मैथमेटिकल गेम्स होते हैं, ठीक है, तो जो गणित के खेल होते हैं उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। गणित के खेल आपके सामने स्क्रीन पर कुछ आ गए, ये रहे आपके सामने गणित के खेल। हम लोग मान लीजिए बच्चों को क्या सिखा रहा है, ये बच्चों को सिखा रहा है काउंटिंग करना, कि पहले 2 है तो 2 चेयर गाड़ी है, 3 बिल्ली है, 4 आपके छोटे से मगरमच्छ दिए के बच्चे दिए हुए हैं। घटाना सीख रहे तो 4 सेब थे, उसमें से 2 कोई खा गया, 2 बचे हैं, तो बच्चे से पूछा कितने बचे, 2 बचे। ये सांप सीढ़ी का खेल तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ, ये आपकी एनसीईआरटी किताबों के अंदर सांप सीढ़ी का गेम दिया हुआ। ये बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स के गेम का यहाँ पर यूज करते हैं। चेस का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। इंडोर आउटडोर गेम का मैथमेटिक्स के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इंडोर गेम जो अंदर खेले जाते हैं, लाइक आपका टेबल टेनिस हो गया, या फॉर एग्जाम्पल चेस का गेम आपका हो गया, और आउटडोर गेम जो बाहर खोले जाते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इस प्रकार के गेम। तो ये आपके कुछ मैथमेटिक्स के गेम है जो यहाँ पर आपके सामने दिए हुए, बच्चे के लिए बड़े जरूरी होते हैं। बहुत ईजी तरीके से बच्चों को यहाँ पर सिखाने का तरीका होता है, इसलिए एनसीईआरटी की जो आपकी बुक्स होती है उनके अंदर आपके एनसीईआरटी के गेम्स को डाला गया। इनके बारे में स्टेटमेंट पढ़ लेते एक एक करके, जरा नजर डालते उसके बारे में क्या आपका दिया है। ठीक है,
देखिए, बात करता है पहले आपके सामने कि गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेलों से के समान होते हैं, समान नहीं होते, अलग होते हैं, ठीक है। यानी कि ओपन एंडेड की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन उससे आपके अलग होते हैं। दूसरा, गणितीय खेल नियमों के समुच्चय द्वारा संचालित होते हैं और उनमें एक स्पष्ट संरचना होती है। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल चेस का गेम है या सांप सीढ़ी का खेल है। कितने लोगों ने सांप सीढ़ी का गेम खेला है? सभी ने खेला होगा सांप सीढ़ी का गेम। आप सभी को पता है, अगर जैसे हम वो गोटी फेंकते हैं और वो गोटी यहाँ पर आके गिर गई, यानी कि सांप के मुंह में आ गए, तो सीधा निकल कर नीचे तक यहाँ पर आओगे। और वही गोटी मान लीजिए यहाँ पर आपकी सीढ़ी पर आ गई, तो ऊपर चढ़ते हुए यहाँ पर आ जाओगे। जो ऊपर आता है गोटी के माध्यम से, वो यहाँ पर जीत जाता है। तो स्पेशल यहाँ पर क्या होते हैं, इनके कुछ नियम भी होते हैं। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। गणितीय खेलों के विशिष्ट गणितीय संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये मानसिक उद्देश्य होते हैं। ये नहीं कि हम मजे के लिए इसको करा रहे हैं, मजे के माध्यम से यहाँ पर बच्चों को गणित सिखानी है। लेकिन सिर्फ इतना कह देना कि सिर्फ मजे के लिए सिखा रहे हैं, वो आपकी बात यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो मजे में हमको मैथमेटिक्स सिखाना है, खेल के माध्यम से बच्चों को मैथमेटिक्स यहाँ पर सिखाना है। तो आंसर किसके साथ चले जाओगे? आंसर यहाँ पर ए और सी के साथ आप लोग चले जाओगे। सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर किसके साथ, मैंने कह दिया सेकंड यार, बी और सी, बिल्कुल ठीक है। आप लोग यहाँ पर बता रहे हो बी और सी आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पहला तो नेगेटिव हो गया था, ठीक है। तो बी और सी किसके अंदर है? बी और सी। फोर्थ आंसर यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक, आप लोग यहाँ पर गए हो, दीदी के साथ यहाँ पर जा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बात करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। ये बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है, सबसे कम रिलेवेंट आपसे पूछा है गणित के आकलन के लिए। पहला कि गणितीय दक्षता के पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलू का। भाई अगर आप बच्चे के असेसमेंट कर रहे हो, तो उस असेसमेंट के अंदर जो उसका मूल्यवान घटक है, बच्चा क्या सीख रहा है, किस प्रकार से सीख रहा है, किस प्रकार आपस में सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर बच्चा कर रहा है, किन